स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स उसकी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक है सेल एंड सेल थ्योरी। तो सेल या जिसको हम कोशिका कहते हैं वो क्या होती है, किसने ये नाम दिया है, कैसी दिखती है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या काम करती हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। और स्टार्टिंग में सेल की खोज कैसी हुई, किस किस वैज्ञानिक ने उसने उसमें कंट्रीब्यूट किया, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो सेल है या जिसको हम सेल का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी जो है एक संक्षिप्त टर्मिनोलॉजी है जिसमें सिर्फ सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि हम इस सेल के अंदर उसकी अकारिकी है, उसकी कार्यिकी है यानी कि फिजियोलॉजी है, उसकी बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना, और इसके अलावा उसके अंदर और कोई भी जेनेटिकल है या कोई भी डेवलपमेंटल चेंज हम उसका अध्ययन करते हैं। तो फिर जो साइटोलॉजी है उसको हमने टर्म यूज़ किया गया वहाँ पर सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी के अंदर जो होती है, हम सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे कि ये एक दीवार है जो किसके बनी होती है, बिल्डिंग ब्लॉक से, जो ब्रिक्स होती है उसकी होती है, जिससे पूरी दीवार बनती है। तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी भी जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो स्किन है उसका अगर 1 मिलीमीटर, एक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ योर स्किन जो होती है उसमें 1 लाख तक सेल्स होती हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में क्या होती है, सेल से मिलती हैं। सेल्स की जो हम खोज करते हैं तो सेल जो होती है एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बिना माइक्रोस्कोप के हमें दिखाई नहीं देती है। तो जो सेल की खोज है उसके साथ जो माइक्रोस्कोप है उनकी खोज भी साथ साथ चलती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जैकेरिस जेनसेन और हैंस, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने ये जो कार्य है जैकेरिस जेनसन ने, इन्होंने 1628 से 1694 के बीच में जो ये थे इन्होंने ये कार्य किया था, ठीक है। और इसके बाद जो है गैलीलियो ने भी दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये सबसे पहले जैकेरिस जेनसन और इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक जी, उन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है ना। और उन माइक्रोस्कोप के अंदर जब वो वहाँ पर कर रहे थे, किसी ने ये कहा था कि जो कॉर्क होती है इसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर लेते हैं तो लीक नहीं होती है, तो उसकी क्या चीज़ है इसके अंदर, तो उसके लिए उसने उस कॉर्क के थिन थिन स्लाइस किए थे, टुकड़े किए थे। और जब उसने अपने जब माइक्रोस्कोप में उसको दिखाई दिया तो उसे वहाँ पर कुछ दिखाई दिया जिसको उसने नाम दिया था सेल्स या कंपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं कमरे। सेल्स या कंपार्टमेंट क्यों दिया, क्योंकि हुक ने देखा था कि जो मॉन्क जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जिस कमरों में रहते हैं उनको सेल नाम दिया गया था। तो ऐसे ही ये सेल वहाँ पर उनको दिखाई दी थी कोर के अंदर, और ये डेड टिश्यू का बना हुआ था, इसलिए सेल एक मिजनोमर है भी, ठीक है ना। हाँ, ये जैसे कि आपको बताया गया ना, ये मॉन्क्स रहते थे इन द मोनेस्ट्रीज के अंदर जो होती हैं उसके अंदर, उसको ध्यान है भी ऐसी ऐसी सेल होती हैं, तो उसने फिर ये नाम दे दिया सेल। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सेल जो है उसके बारे में बताया भी, सेल क्या होती है, कोई भी ये स्ट्रक्चर होती है। और इस सेल को समझाने के लिए रॉबर्ट हुक ने बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया जो बुक है उसने अपनी ये पूरी खोज उसने लिखी थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो होता है उससे पहले भी ये कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने उसके बाद ये बताया था भी, जैसे कि एंटन वन ल्यूवन हुक आ जाता है। एंटन वन ल्यूवन हुक जो है उन्होंने सेल के अंदर जो है लिविंग सेल जो होती है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो 1665 में तो रॉबर्ट हुक था और ये लगभग 1700 के आसपास जो है इन्होंने एंटन वन ल्यूवन हुक ने इनकी खोज की थी। इन्होंने भी अपने माइक्रोस्कोप लाए थे और लिविंग सेल सबसे पहले इन्होंने देखी थी। और इन्होंने इन स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कुछ प्रोटोजोआ आते हैं या कुछ स्पर्म सेल हैं, ये है जो स्मॉल एनिमल्स उनको दिखाई दिए थे, उनको इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था एनिमलक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो उसने देखे थे उसमें से जैसे क्या थे भी कुछ प्रोटोजोआंस वगैरह भी यहाँ पर ये
प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये एंटन वन लूमनहुक ने अपना कार्य वहां पर ये किया था। इसके अलावा दो साइंटिस्ट और थे, मेलफिगी और ग्रू, और उन्होंने भी पादप और जो प्राणी होते हैं उनके ऊतकों के सूक्ष्म काट का अध्ययन किया था, और वहां से भी उन्हें कुछ संरचनात्मक इकाई मिलती, जिसको उन्होंने नाम दिया था यूट्रिकल, और इसी यूट्रिकल को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? सेल। ठीक है, कंपार्टमेंट की इसको हमें कहते हैं, तो ये सेल था। अब जो ये सेल है, इसके बाद इसके एक थ्योरी बनाई गई कि बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने निष्कर्ष निकाले, ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ अध्ययन किए, उसके आधार पर एक सेल थ्योरी दी गई। तो सेल थ्योरी जो होती है वो, या इसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं, इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं मुख्य रूप से। एक तो मैथस स्लाइडन आता है, और वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम है थियोडोर स्वान। ठीक है, तो इन्होंने जो है, स्वान ने और इन्होंने खोज की थी। तो स्वान जो है वो तो जूलॉजिस्ट था, और जो स्लाइडन है वो क्या थे भी? बोटेनिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक अलग अलग खोज की थी 1838 में और 1839 में, और जो इनकी दोनों की जो खोज थी उनके आधार पर ही, या इन्होंने और दूसरे साइंटिस्ट की जो खोज है उसको यूज कर ही कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऐसे ही एक रशियन साइंटिस्ट थे, और उसका नाम था, एक फिजिशियन थे, रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, फिजिशियन थे ये, और इन्होंने कैंसर के ऊपर काम कर रहे थे ये, और इन्होंने क्या बताया कि जो सेल जो होती है, पहले से जो विद्यमान सेल है, ये उससे उत्पन्न होती है, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। ठीक है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल का विकास होता है। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने यहाँ पर कंट्रीब्यूशंस दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की थी। इसके अलावा ड्यूट्रोसेट नाम के साइंटिस्ट ने 1824 के अंदर जो है, और उन्होंने ये दिया था कि सभी जो चीज़ें होती हैं वो ऊतकों के द्वारा या उनके परिवर्तित रूप से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई। तो ये सब, इसको नाम दिया गया सारकोड डुजार्डिन ने, पर कंजी ने इसको नाम सार प्रोटोप्लाज्म दिया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी साइंटिस्ट के कार्य से एक सिद्धांत दिया गया, और उसका नाम क्या था भी? सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत जो है वो क्या था? कोशिका सिद्धांत जो है मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स का है, जैसे हम इसके अंदर कुछ और भी बढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कोई भी जीवित जीव है वो कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, बिना कोशिका के कोई भी जीव नहीं होता है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर कितनी सेल होती है, ट्रिलियन सेल्स होती हैं, 10 की पावर 14 सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, सभी में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, उसके अंदर क्या होती हैं? सभी जीवित जीव होते हैं, उनके शरीर में क्या होती हैं? कोशिकाएं ही होती हैं, उन्हीं का वो बना होता है। और सेल जो होती हैं वो उस जीव की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल ही होती है। ठीक है, सभी कोशिकाएं समान होती हैं। ठीक है ना, लगभग स्ट्रक्चर भी वो भी सेम होती है, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं या डिफ्रेंसिएशन बाद में होता है वो अलग अलग होता है। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर मुख्य रूप से आता है वो क्या था कि कोशिकाएं जो हैं, जो हमने आपको बताया, रुडोल्फ वर्चो ने जो स्टेटमेंट दी थी कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। ठीक है, इससे पहले ये थ्योरी बहुत ज़्यादा फैल रही थी कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन से बनती हैं। ठीक है, हर टाइम ऐसा नहीं होता है। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में फर्स्ट सेल जो बनी है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर ही बनी हो। ठीक है, सेल जो होती हैं किसी भी शरीर की जो है अनुवांशिक इकाई भी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो ये सेल थ्योरी दी गई थी, जिसमें सेल जो होती है उसके बारे में बताया था कहाँ कहाँ पर ये सेल होती हैं। सेल थ्योरी के फिर क्या होता है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस थे। हर जगह जो है ये सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या थे? जैसे कि अमीबा है, जिसको हम सिंगल सेल कहते हैं, इसी अमीबा है। ठीक है,
तो ये इसका अपवाद है। ऐसे ही जो ये फंजाई हैं, फफूंद जो होती हैं, उनके अंदर भी ऐसी फंजाई जो कि एसेप्टेट होती हैं, इनकी इसके बीच में सेप्टा नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म बन जाता है जो कि मल्टी न्यूक्लियड बन जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लियर काइटिन वाली है और ये होती है, ठीक है, कि सेल वॉल काइटिन की बनी होती हैं। ऐसे ही हमारी मसल सेल्स भी हैं, ये हमारी मसल सेल है, स्केलेटल मसल जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी मल्टी न्यूक्लियड होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं। ऐसे ही वायरसेस भी हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेल थ्योरी इनको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो उसमें दी गई थी। ठीक है, तो जो ये सेल थ्योरी है ये तो इसके अपवाद हो गए। अब इसके जो सेल थ्योरी के जो सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका महत्व है, तो एक तो क्या हुआ अभी कि कोशिकाओं, जो सेल थ्योरी से क्या हो गया कि कोशिकाओं की संरचना और रासायनिक संगठन क्या होते हैं, लगभग एक समान होते हैं सभी कोशिकाओं के, चाहे वो कहीं से भी लो, पैनक्रियास से लो, प्लांट से लो, किसी भी एनिमल से लो, एनिमल के अंदर भी चाहिए, लोअर से लेके हायर से कहीं से भी लो, तो लगभग जो कोशिकाओं की संरचना और रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है। ठीक है, पूरे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं की क्रियाओं का सामूहिक परिणाम होता है। ठीक है, अगला क्या है कि इसकी वर्चो ने कहा कि सेल जो होती है पहले से विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है, तो इससे ये पता लगता है भी कि इसमें कोई भी कैरेक्टर है वो कहाँ से आया। ठीक है ना, आनुवंशिक गुण जो होते हैं उसका संचालन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये जो है सेल थ्योरी जो है ये उसका सिग्निफिकेंस था। ऐसे ही इसके अंदर साइंटिस्ट आता है कोलिकर्ने, और उन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को ब्रोनिकी से जोड़ दिया और उन्होंने बताया कि कोई भी जीव जो होता है वो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से बनता है। तो ये सबसे पहले हमारी सेल बायोलॉजी के अंदर ये जो सेल थ्योरी होती है क्या होती है, तो इसके बारे में जो है हमें पता लगा था। तो इस थ्योरी के बाद जो है किसी भी सेल की जो परिभाषा दी गई थी कि सेल जो होती हैं किसी भी सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, तो हमें पता ही है। ठीक है, जो कि कोशिका झिल्ली से आबद्ध होती है और उसमें किसी भी काल में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये एक न्यू परिभाषा जो सेल की दी गई थी, इसमें वो जो पुराने वाले जो इसके एक्सेप्शन सेल थ्योरी जो शुरू में आए थे वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, सब ये हट जाते हैं। तो ये है भी हमारी सेल थ्योरी है, यानी कि सेल है उसके बारे में क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।